हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको पूरा देखें, तभी आपको फर्दर चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 5 एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द जेईई और नीट 2025 सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ दे रखी है, एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें ए जो है वो आपका मास नंबर है, ए जो है वो मास नंबर है, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। और आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है फॉर नाइट्रोजन एटम, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन एटम एंड ब्रोमाइड आयन के लिए। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे पहले करते हैं नाइट्रोजन एटम के लिए। नाइट्रोजन एटम में आपको गिवन है 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है मास नंबर, एटॉमिक नंबर एज वेल एज प्रोटॉन। और क्योंकि ये एटम है तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर नाइट्रोजन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बताने हैं। तो क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे, और वो कितने हो जाएंगे, 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, आपके 7 आ गए। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन कितने हैं, 7, तो मास नंबर कितना हो गया, 14। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आपका ये भी आ गया 7। तो एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7 एंड मास नंबर कितना हो गया, आपका 14 आ गया। अगर हमें नाइट्रोजन का सिंबल बताना हो तो नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, मास नंबर है 14। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो चार्ज कैसा है, 0। तो ये था आपका पहला। सो मास नंबर आया 14, एटॉमिक नंबर आया 7, प्रोटॉन आए 7। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसी तरीके से आपको पूरी जो है टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन में जेड दे रखा है आपको 20 और न्यूट्रॉन दे रखे हैं आपको 20। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और मास नंबर कितना होगा। तो पहले कैल्शियम आयन को समझ लेते हैं। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, और ये आयन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कैल्शियम आयन है, आपको बताना है ए क्या है, प्रोटॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर आपका 20 है और न्यूट्रॉन भी आपके 20 हैं। और क्योंकि कैल्शियम आयन तो इस पर कितने चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं, राइट। तो प्रोटॉन तो आ गए आपके 20। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयन में, जितने प्रोटॉन है न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, न्यूट्रल एटम में। और क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन 2 से कम हो जाएंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आपके आयन में 18। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आ जाएगा 20 - 2। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ जाएंगे। आपको मास नंबर बताना है। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 20 और प्रोटॉन भी कितने हैं आपके 20। तो आ गया कितना, 40। अगर आपको इसका सिंबल बताना है तो सी ए पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 20 और मास नंबर कितना है 40। तो ये आ गया इसका सिंबल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मास नंबर 40, प्रोटॉन 20 और इलेक्ट्रॉन 18। मास नंबर 40, प्रोटॉन 20 और इलेक्ट्रॉन 18। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए आपको दे रखा है ए और जेड। आपको बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको ऑक्सीजन एटम दिया है और मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन आ गए आपके 8। क्योंकि ऑक्सीजन एटम है तो ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए आपके 8। नेक्स्ट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए होता है आपका P प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो A - P हो जाएगा। A कितना है आपका 16 गिवन है, और P कितना है आपका 8 है, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, आपके 8। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर सिंबल बताना हो तो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर क्या है 16। ये सिंबल आ जाएगा। तो चलिए टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 8 8। नेक्स्ट इज योर ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन पहले समझ लेते हैं। Br पे नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको न्यूट्रॉन दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। आपको प्रोटॉन पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछा है और मास नंबर पूछा है।
तो ये सब चीज़ आपको पूछी है, आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन आपका Z के बराबर होता है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पर इलेक्ट्रॉन तभी बराबर आएंगे जब न्यूट्रल एटम होगा आपका, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यानी कि आपके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 36 माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो आपको एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस केस में न्यूट्रल आने के लिए। Br नेगेटिव, Br ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तब Br नेगेटिव बना होगा, आपको इसके लिए बनाना, इसमें प्रोटॉन बताने। आई होप इलेक्ट्रॉन इसके दे रखे हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपके रिएक्शन पे चेंज नहीं होते, तो प्रोटॉन इसमें उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है बस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके? 35। तो प्रोटॉन कितने आ गए आपके? 35। एटॉमिक नंबर भी कितना आ जाएगा? 35। अब आपको मास नंबर बताना है, तो जो ए होता है वो फिर से n+p होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको 45 दे रखे हैं, प्रोटॉन आपको 35 दे रखे हैं, तो कितना आ जाएगा ये? आई गेस 80 आ जाएगा। और ब्रोमाइड आयन का अगर मैं सिंबल बताऊं तो ये तो था ही। इसमें प्रोटॉन कितने आए जी आपके? 35, और आपके मास नंबर कितना आया? 80। तो ये आ गया आपका सिंबल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मास नंबर 80, 35 और 35। तो चलिए टेबल भर लेते हैं। 80, 35 एंड 35, ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट, एंड क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एक बार आप भी इसको ट्राई करिएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको इसमें बताना है प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ए आपको पता है 80 है, और जेड आपको पता है 35 है। यही क्या होंगे आपके? प्रोटॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इतने ही क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन होंगे। और ए होता है आपका p+n, तो आपको n बताना है, तो a-p। ए कितना है आपका? 80, और प्रोटॉन कितने आए? 35, तो न्यूट्रॉन आ गए आपके 45। तो न्यूट्रॉन 45, प्रोटॉन आपके आ गए 35, एंड इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 35। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज। तो आपको दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन विच इज़ 18, आपको दे रखे हैं प्रोटॉन विच इज़ 16, एंड आपको दे रखे हैं न्यूट्रॉन विच इज़ 16। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इट मीन्स ये न्यूट्रल तो नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आयन है, और आयन भी कैसा? जिसपे -2 चार्ज है, राइट। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना तो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बस आपको मास नंबर निकालना, तो मास नंबर होगा आपका क्या? p+n विच इज़ 32। तो ये आ जाएगा आपका। तो अगर मैं सिंबल को x साइन दे दूं तो इसमें मास नंबर 32 है, और प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 16, और चार्ज कितना है इसमें? -2। और 16 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सल्फर का, तो x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? सल्फर। तो ये आ गया आपका प्रॉपर सिंबल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोर मॉडल आने से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बेसिस पे बोर अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दे पाया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो जरूरी थी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एक रेडिएशन ही है, टाइप ऑफ रेडिएशन है। वो जब भी मैटर से टकराती है तो वो जो सब बहुत छोटा पोर्शन है विच इज़ यूनिट, मैटर की जो यूनिट है हमारी एटम, उसकी स्ट्रक्चर बताने में बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली होती क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तभी हम आगे पढ़ पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे एटम की स्ट्रक्चर, एटम या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताने में हेल्पफुल है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपकी, वो कुछ ऐसी सी दिखती है। इसमें एक तो है 3 एक्सिस दिखा रखे हैं, एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे ले लूँ और मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस पे ले लूँ, तो जो आपकी एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो जाएगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों ही क्या कर रही हैं? ओसिलेट कर रही हैं। ओसिलेट मतलब ऊपर नीचे अपनी एक्सिस के ऊपर नीचे जा रही हैं, ओसिलेट कर रही हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक
ओसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ओसिलेटिंग है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपने आपस में भी परपेंडिकुलर है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव, तीनों ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसी सी दिखती है। अब जो हमारा सन है जो रोशनी छोड़ता है वो भी क्या है, एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, तो वो भी अपनी जो एनर्जी को छोड़ रहा है वो इस फॉर्म में छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं और फिर बाद में सन के पास फिर से आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स की। तो वेव कुछ इस तरीके से दिखती है, अभी हमने बात की थी। तो सन से जो लाइट आती थी, अभी हमने बात की थी, सन से जो लाइट आती है वो भी कैसी है, रेडिएशन की ही एक फॉर्म है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड हैज़ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स आर, तो वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सन से जो लाइट आ रही है हमारे पास, क्योंकि ऊपर जो है वो वैक्यूम है, अर्थ के बाहर क्या है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे भी वो मूव कर रही है, इट मीन्स उसको आपके मीडियम की ज़रूरत नहीं है। पर साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ किस किस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे लैम्डा के बारे में यानी वेवलेंथ के बारे में, हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी के बारे में, हम बात करेंगे इसके वेव नंबर के बारे में एंड एटसेट्रा। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यूनिट जो होगी वो मीटर में होगी। बेसिकली क्या होता है, ये जो एक्सिस से ऊपर वाले हिस्से को कहता हूँ क्रस्ट और एक्सिस से नीचे वाले हिस्से को कहता हूँ ट्रफ। तो इसकी जो एक्सिस से हाइट होगी उसको क्या कहूँगा, एम्पलीट्यूड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहूँगा, एम्पलीट्यूड कहूँगा। इसकी यूनिट किस में होगी, आपकी मीटर में ही होगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होगी वो हर्ट्ज में होगी या पर सेकंड में होगी। तो बेसिकली क्या, सपोज एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इससे ये जितनी भी वेव पास होंगी, ये जितनी भी वेव पास होंगी आपकी, उसको क्या कहूँगा, फ्रीक्वेंसी कहूँगा, एक सेकंड के अंदर। यानी कि एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी भी वेव पास होगी उसको क्या कहूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी कहूँगा। वेव कितनी काउंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसी जितनी भी वेव पास होंगी आपकी एक सेकंड के अंदर, उसको क्या कहूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी कहूँगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है भैया, आपकी सेकंड होती है, क्योंकि बेसिकली टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड में ही होगी। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव ट्रैवल करेगी डिस्टेंस को, मान लो एक सेकंड में अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ये क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अगर मैं एक सेकंड कर दूँ तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब जो वैक्यूम में सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो सन की रेडिएशन है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ से मूव कर रही है, पर जैसे ही अर्थ में आएगी तो हो सकता है उनकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, बेसिकली ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जो पीक है उसका सेंटर लूँ, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लूँगा उसको क्या कहूँगा, वेवलेंथ। और अगर मुझे नीचे से निकालना हो तो ट्रफ की जो पीक होगी उसके सेंटर को अगर मैं उसका डिस्टेंस लूँ तो उसको क्या कहूँगा, मैं वेवलेंथ कहूँगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, पर वो दोनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और ये बहुत छोटा होता है तो इसकी जो यूनिट भी ली जाती है वो क्या ली जाती है, एंगस्ट्रॉम में ली जाती है। और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर वेव बड़ी है जैसे रेडियो वेव होगी तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो वेव टू वेव वेरी कर सकता है ये। नेक्स्ट इज योर वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। यानी एक मीटर में जितनी वेव्स पड़ी होंगी उनको क्या कहूँगा, उसका वेव नंबर। यानी 1 मीटर लेंथ में जितनी भी वेव पड़ी होंगी उन सभी को क्या कहूँगा, उसका वेव
नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, किसका, वेवलेंथ का, तो वो क्या दे देगा आपको, वेव नंबर। इसको डिनोट करते हैं म्यू बार से, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होगी, पर मीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ये होगी आपकी इसकी यूनिट। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है आपकी, पर सेकेंड, और वेवलेंथ की यूनिट क्या है आपकी, मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो सी क्या आ जाएगा, म्यू इंटू लैम्डा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आ गई पर सेकेंड, ये आ गया मीटर, तो ये और ये भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये डायमेंशन से भी आप कर सकते थे, डायमेंशनल एनालिसिस जो आपने किया होगा फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और मुझे वेवलेंथ निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा जी, सी बाय म्यू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट सी क्या है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक कॉन्स्टेंट है। तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, बशर्ते जो आपकी रेडिएशन है वो किसमें मूव कर रही हो, वैक्यूम में मूव कर रही हो, क्योंकि वैक्यूम ही है जिसमें आपकी जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे मूव कर रही है, 3 × 10⁸ से। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सारी रेडिएशन को अगर मैं एक साथ रख दूं, अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसी, ऑल द फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को एक साथ रख दूं तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जिसको क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। When all the electromagnetic radiations are arranged in increasing order of their wavelength or decreasing order of frequency, the band of radiation obtained is termed as electromagnetic radiation. तो देखिए सारी की सारी फ्रीक्वेंसी, चाहे तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में कर लो या वेवलेंथ की, क्यों ना दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में करोगे तो भी बैंड बन जाएगा, और अगर आप वेवलेंथ की टर्म में करोगे तो भी बैंड बन जाएगा। सबसे छोटी वेवलेंथ है 10⁻⁻16 और सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है वो क्या है, 10⁸8 या उससे हल्की फुल्की थोड़ी सी ज़्यादा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको याद कैसे करना है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडिएशन है वो है गामा रेज, उसके बाद आते हैं आपके एक्स रेज, उसके बाद आते हैं आपके यूवी, फिर आते हैं यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, फिर आते हैं आपके विजिबल, फिर आते हैं आपके आईआर मतलब इंफ्रारेड, फिर आते हैं आपके माइक्रोवेव, फिर आते हैं आपके रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स में काफ़ी अलग अलग तरीके वाले हैं, जो एफएम है वो ये वाला है, एएम वाला ये है, एंड लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स जो सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सी होंगी आपकी, ये वाले होंगे। तो जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ही क्या है, रेडियो वेव है। तो कैसे याद करेंगे जी इसको, गामा एक्स यू वी आई एम आर। तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। आई होप आप सभी को क्लियर हो। हमारी आंखों को कौन सा दिखता है, ये विजिबल वाला। हमारी आंखों को जो रेडिएशन दिखती है वो कौन सी दिखती है, विजिबल। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, ये भी तो स्पेक्ट्रम ही है ना, अगर इसको इतने से को खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी वायलेट की होगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी रेड की होगी। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी रेड की होगी और सबसे कम वेवलेंथ आपकी वायलेट की होगी। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। जो आपका विजिबल रीजन है, अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में बात करूँ तो वो 400 से 750 पे आएगा। 400 से 750 क्या, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में है। तो 400 to 750 नैनोमीटर आपका विजिबल रीजन लाई करता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब ये कैसे याद करना है, आपको याद रखना है सिर्फ विवग्योर, यानी कि वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अभी हमने देखा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो सबसेट है, यानी छोटा सा पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और विजिबल रीजन में भी क्या आ रहा है आपका, विवग्योर आ रहा है, यानी वायलेट कलर आ रहा है, फिर इंडिको, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मोटा मोटा बात करूँ तो 400 से 750 नैनोमीटर। इन्होंने 380 से 760 लिखा है, इन्होंने सेफ खेला है। अब अगर मैं पूरे स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो आपको कैसे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो की और सबसे कम किसकी है, गामा की। और फ्रीक्वेंसी की बात करो तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो की सबसे कम। तो गामा एक्स यू वी, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, फिर आ जाएगा आपका रेडियो वेव। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है
ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, और उसी से हमें मॉडल समझ में आने लगेगा कि बोर ने जो जो चीज़ें दी वो किस बेसिस पे दी। ये जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं, तो हमें थोड़ी और डेप्थ मिलेगी एटम या मॉलिक्यूल को समझने में। तो हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और ये उन बच्चों के साथ ज़रूर भेजिए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। सायोनारा।